नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या प्रशांत किशोर पांडे, प्रशांत जिसको पीके के नाम से कहते हैं, जिसको अभी मीडिया, तमाम मीडिया चैनल्स इंटरव्यू कर रहा है, इतना इंटरव्यू जितना कभी उसने ममता बनर्जी का नहीं किया होगा, किसी विपक्ष के नेता का नहीं किया होगा। क्या 2014 चुनाव जीतने के बाद मोदी जी के वो स्ट्रैटेजीज थे, क्या उनको इसलिए काम पर लगाया गया था कि वो तमाम दलों को हिंदू फोल्ड में चुनाव लड़ने के लिए मजबूर करे और चुनाव हरा दे? प्रशांत भूषण मोदी से अलग होकर पहली बार चुनाव लड़ने का ठेका लेते हैं बिहार का, लेकिन बिहार में उस समय लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन था। वो नीतीश खेमे में थे और लालू यादव खेमे ने उनको हायर नहीं किया और वो एक गठबंधन की जीत थी जिसको पीके ने भुनाया और उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक कई सारे नेताओं को चुनाव हरा दिया। पीके ने अब कहा है कि अगर ममता बनर्जी हारती हैं, बीजेपी 100 से ज़्यादा सीट जीतता है तो वो ये काम छोड़ देंगे। क्या ये तय हो गया है कि उन्होंने ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया है? और क्या ये वो बलि देने के लिए तैयार है? क्या वो आरएसएस के आदमी हैं? भारत में सबसे ज़्यादा जाति के गणित को समझने वाला, भारत में सबसे ज़्यादा मीडिया को अंदर से समझने वाला, भारत में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एनालिस्ट को अंदर से समझने वाले शख्स दिलीप मंडल की माने तो यही सच है। जानबूझकर फूले पेरियार अंबेडकर और तमाम सोशल इशूज पर, चाहे वो रोजी रोटी का मसला हो, विकास का मसला हो, स्कूल अस्पताल का मसला हो, को पीछे छोड़कर क्या तमाम विपक्षी नेताओं को, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, ममता बनर्जी हो, जिन जिन लोगों ने पीके को हायर किया, क्या उन सबको इन्होंने जानबूझकर मजबूर किया कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कीजिए? क्या पता था पीके को, प्रशांत किशोर पांडे को, कि अगर धर्म की राजनीति होगी पूरे देश में तो आप बीजेपी से पार नहीं पा सकते हैं? यही धर्म की राजनीति तमिलनाडु में क्यों नहीं चलती है, केरल में क्यों नहीं चलती है, ये सवाल पैदा होता है। और क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतने जा रही है? प्रशांत किशोर ने मिड चुनाव में ही इंटरव्यू देना तय क्यों किया? और वो जो क्लब मीटिंग थी जिसमें प्रशांत किशोर के बाद जिस पर बहस शुरू हुई और उसके बाद जिस तरह से बैक टू बैक उन्होंने तमाम चैनलों को इंटरव्यू दिया, इससे साफ मैसेज गया कि जो काम बीजेपी नहीं कर पा रही थी वो काम बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर ने किया। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी मीडिया के जरिए कि वो बंगाल जीत रही है, लेकिन ये मिथ टूट गया था और टीवी में भी लोगों को लगने लगा था कि 25 से 30-40 सीटों से ज़्यादा बंगाल में नहीं आने वाली है। उसके बाद 4 चरणों के चुनाव के बाद पीके प्रकट होते हैं और जिस तरह से बैक टू बैक उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और साफ साफ कहा कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण हुआ है, मोदी बहुत फेमस हैं, काम नहीं हुआ है, हिंदुत्व पर काम नहीं हुआ, तो क्या ये सब ममता बनर्जी को चुनाव हराने के लिए था? तो ये तमाम बातें हैं जो मैं आपको बता रहा था। इसको लेकर दिलीप मंडल ने लगातार बैक टू बैक कई सारे पोस्ट लिखे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो बताऊं। और ये बात तो तय है, जिस तरह से पीके की स्ट्रैटेजी रही है वो साफ है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को उससे फ़ायदा पहुंचता है। तो क्या बीजेपी के आदमी थे पीके? क्या उन्होंने जानबूझकर ये सब चुनाव हरवाया? इसी को लेकर दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिखा है, शर्त लगा लीजिए, इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मई के बाद प्रशांत किशोर इलेक्शन मैनेजमेंट का काम बंद कर देगा। आरएसएस ने उसे जिस काम पर लगाया था वह पूरा हो गया है। उसने अपने धंधे की बलि चढ़ाकर ममता बनर्जी का नुकसान कर दिया है। प्रशांत किशोर 2 साल से ममता बनर्जी का इलेक्शन मैनेजर है। अब वह बोल रहा है कि ममता बनर्जी से हिंदू इसलिए छिटक रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया। अगर सचमुच ऐसा है तो आप इलेक्शन मैनेजर होने के नाते क्या कर रहे थे और ये आरोप आपने सार्वजनिक तौर पर क्यों लगाया? तो ये वो तमाम आरोप हैं जिस पर प्रशांत को जवाब देना चाहिए। और क्या प्रशांत जो हैं वो आरएसएस के एजेंट हैं? क्या प्रशांत आरएसएस के इशारे पर काम करते हैं? ये तो लगभग तय है। और क्या वो घोड़ा है जिसको आरएसएस ने तमाम विपक्षी दलों के लिए छोड़ दिया था? नीतीश कुमार से इनकी अनबन हुई थी, नीतीश ने इनको पार्टी से निकाल दिया था। नीतीश कुमार बेहतर बता सकते हैं। उसके बाद उनकी और स्थिति खराब हो सकती थी। कहा जा रहा है कि अगर प्रशांत किशोर होते तो नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो जाते, तेजस्वी यादव सत्ता में आ जाते या फिर फुल फ्लैज बीजेपी आ जाती। तो हो सकता है नीतीश कुमार कभी जरूर इस पर खुलासा करें, लेकिन एक सवाल तो होता है कि नीतीश कुमार ने आखिर इतना उपाध्यक्ष बनाने के बाद भी प्रशांत किशोर को क्यों साइड किया? दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, प्रशांत किशोर पांडे आरएसएस का आदमी है,
उसके पास कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी किसी जगह से डाटा आ गया है, उसे दिखाकर वो विपक्षी नेताओं को फंसाता है, फिर उसे समझता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व करो। सोचिए, प्रशांत किशोर के पास और कोई अनुभव नहीं है, जाति की समझ नहीं है, इकोनॉमी की समझ नहीं है। वो सारा का सारा राजनीति हिंदू मुस्लिम के आधार पे करवाते हैं, चुनाव करवाते हैं। तमाम जो विपक्षी नेता है SC ST OBC माइनॉरिटी के, उनको वो समझाते हैं कि आपको किसी कीमत पर हिंदू फोल्ड में बने रहना है। पश्चिम बंगाल बीजेपी को हर हाल में चाहिए, इसलिए प्रशांत किशोर पांडे को खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ अभिविशन वाला काम करना पड़ा। उन पर मुसलमान तुष्टिकरण का आरोप लगाया गया। प्रशांत किशोर का काम पूरा हो चुका है, इन चुनावों के बाद उसे कोई काम नहीं देगा, वह बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। तमिलनाडु में बीजेपी का कोई खेल नहीं है, वहाँ प्रशांत किशोर के पास खेलने के लिए कुछ नहीं है। वह काम सिर्फ अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उसने किया है। उसने असली काम पश्चिम बंगाल में किया है, लेकिन यह उसका चुनाव मैनेजमेंट का आखिरी काम है। मेरे इस थ्रेड पर बीजेपी का IT सेल इतना उत्तेजित क्यों है? बात तो प्रशांत किशोर पांडे की हो रही है, क्या रिश्ता है? तो सोचिए, पांडे की आलोचना से IT सेल, बीजेपी और RSS जो है वो भड़कती है। इसका मतलब है कि क्या प्रशांत कुमार पांडे उर्फ PK जो मीडिया डार्लिंग है, वो क्या तमाम विपक्षी नेताओं को हराने के लिए बीजेपी ने उसे छोड़ा था? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।